आज ही है, जो सब कुछ है वो आज ही है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज डिस्कशन बहुत ही मजेदार किस्म की होने जा रही है, बहुत हेल्दी डिस्कशन होने जा रही है, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स का जिक्र करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट लैला लतीफ। एक दफा फिर से अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताएं कैसा चल रहा है सब कुछ? अल्लाह का शुक्र, पहले से बेहतर, कुछ इंप्रूवमेंट आई लाइफ में, कुछ चेंजेस आए? बहुत चेंजेस आए, आमीन। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लैला लतीफ, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। लैला, आपने बोला कि लाइफ में चेंजेस आए हैं, तो क्या वो पॉजिटिव चेंजेस थे? पॉजिटिव चेंजेस हैं। ऐसे क्या चेंजेस आए? में देखें, आप जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ये एक बहुत ब्यूटीफुल एक आपका ट्रैवल होता है, जर्नी होता है। उसमें आप कह लें कि जैसे हम लोगों ने शिफ्टिंग की एंड ऑल, इस हवाले से बहुत पॉजिटिव चेंज था। अच्छा, यानी कि पिछले कुछ दिन आपकी लाइफ में अच्छे रहे। चलिए, दैट्स वेरी गुड, माशाल्लाह। आज एक दफा फिर से हम एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर पर बात करने जा रहे हैं, दैट इज ADHD। ADHD क्या है एक्चुअली? पढ़ते तो हम बहुत है इस हवाले से, सोशल मीडिया पर भी खासी हम पोस्ट इस हवाले से देखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं। है क्या बेसिकली ये? बेसिकली ADHD, इसके नेम में इटसेल्फ देखिए आप, इसी की आइडेंटिफिकेशन है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है बेसिकली ये। अटेंशन डेफिसिट यानी कि किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते बच्चे, ठीक है। ये चिल्ड्रन में होता है और इसी तरह ये प्रोलॉन्ग पे वही एडल्ट्स और उन्हीं की जर्नी चलती है। ये नॉर्मल बच्चों से काफी डिफरेंट होते हैं। इन्हें हम लोग स्पेशल नीड्स की टर्म से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फिर इसमें भी कैटेगरीज आ जाती हैं, ऑटिज्म, ADHD और डाउन सिंड्रोम। तो इसी तरह एक ये आप कह लें डिजीज है। ये बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, अटेंशन डेफिसिट इनमें होता है और इतने हाइपर एक्टिव होते हैं कि किसी भी जगह पे एक रुकेंगे नहीं। लेट्स सपोज आप एक हॉल में छोड़ दें उन्हें, तो वो पूरा हॉल को मेस क्रिएट कर देंगे और एक एक चीज जो है वो देखते रहेंगे बार बार। वो हाइपर एक्टिव है, उसे तोड़ेंगे भी। दे आर ओवर इंटेलिजेंट, हाँ, इनका IQ लेवल एक्सट्रीम होता है। और जो बच्चे स्वेयर होते हैं, इनमें 3 कैटेगरीज हैं, स्वेयर, मॉडरेट और माइल्ड। जो स्वेयर कैटेगरी होती है उनको हम मेडिसिन देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि उन्हें हम रिलैक्स और थोड़ा काम करके फिर उसके बाद उनके ऊपर जो है थेरेपीज अप्लाई करते हैं। ये साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट और साथ में इनके जो इंटरवेंशनिस्ट टीचर्स होते हैं और साथ में पेरेंट्स मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो इसका कॉज क्या हो सकता है? इसकी कॉज देखें, आजकल तो ये बहुत ही ज्यादा जो है ना टिपिकल चीज होती जा रही है, इतनी कॉमन हो गई है कि जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को ही समझ में नहीं आता कि इनके साथ किस तरह से क्या कॉज हो सकती है, ठीक है। तो इसके बायोलॉजिकल, जेनेटिकल और इसके एनवायरमेंटल, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ये हैं। और लेकिन इनको हम क्योर कर सकते हैं, ये खत्म नहीं हो सकता। दिस इज फॉर द लाइफ टाइम। हाँ जी, ये मैनेजेबल है, ठीक है। और ये डेवलप कब हो सकता है? ये डेवलप आपके जो है 9 मंथ्स के बाद आपको पता चल जाता है बच्चे का। 9 मंथ 6 मंथ्स में ही डायग्नोज हो जाता है अगर आप फोकस करते हैं। एक चीज होती है कि बाय बर्थ बच्चा ADHD हो, एक चीज होती है कि बच्चा नॉर्मल अपनी लाइफ में जा रहा है, माइलस्टोन अचीव नहीं कर पा रहा, उस पर फोकस नहीं किया जा रहा बच्चे पे। स्क्रीन टाइमिंग जैसे आजकल एक्सट्रीम हो गई है, स्क्रीन टाइमिंग की वजह से या किसी और भी बिहेवियरल जो उसका इश्यू हो सकता है, उसके हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बच्चे के, ठीक है। इस तरह की चीजें जो है बच्चे में ये कॉज क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो आपने इसकी स्टेजेस या टाइप्स को डिस्कस किया, तो अर्ली स्टेजेस की क्या हो सकती है? अर्ली स्टेजेस ये होते हैं कि बच्चा जो है वो स्क्रीमिंग करता है, आवाजें निकालता है अजीब तरीके की, और स्क्रीमिंग करता है, हाइपर होता है, चीजें तौर पर करता है, कांटेक्ट नहीं देता, सोशलाइजेशन नहीं करता। आप उसे आवाज दे रहे हैं, वो आपको सुन रहा है लेकिन आपकी तरफ देखेगा नहीं, वो यही शो करेगा कि मुझे नहीं पता, कि कोई हम इग्नोर करेगा फुली। तो आजकल जैसे पेरेंट्स हैं वो कह देते हैं भाई ये तो बच्चा काफी एरोगेंट है, बर्गर बच्चा है, मूडी है, अग्रेसिव नहीं मूडी है, अपनी मर्जी करता है, मतलब इस तरह की चीजें जो है बच्चे को जो है ना वो स्ट्रेंथनिंग होती हैं। ठीक है, एग्रेशन का फैक्टर इसमें आता है? एग्रेशन का बहुत ज्यादा फैक्टर होता है, उसको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। कुछ बच्चे जो होते हैं उनमें हार्मोनल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा डिस्टर्ब होती हैं कि उनको फिर मेडिसिन के साथ उन्हें काम डाउन करके उन्हें रिलैक्स करके थेरेपीज की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। अच्छा लैला, इफ दिस इज नॉट जेनेटिकल, तो फिर इसकी क्या कॉज हो सकती है? ये जेनेटिकल ना भी हो तो ये बायोलॉजिकल हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, बच्चा रिग्रेस कर सकता है। बच्चे जैसे अब 4 साल का बच्चा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल गोइंग है, तो स्कूल जा रहा है, अपनी प्रॉपर रूटीन में सब चीजें कर रहा है, बोलता भी है, काम भी कर रहा है, होमवर्क भी कर रहा है। एक पॉइंट पे आके बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा, किसी को सुन नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा किसी को, अपनी ही दुनिया में लगा हुआ है और इतना एक्सट्रीमली हाइपर एक्टिव है, उसे गेम्स करनी है, उसे बाहर जाना है, उसे बंद कमरों में घुटन हो रही है, उस टाइम पे उसको असिस्टेंसी चाहिए, ठीक।
अगर आप उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट उसे कैच कर लेते हैं, उस पर काम करना, उसे मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं, मैनेजेबल हो जाता है, तो बच्चा जो है वो इम्प्रूव की बेटर हो जाएगा। अगर आप उसको इग्नोर करते हो, निग्लेक्ट करते हो, कोई बात नहीं, मूडी है, खाना ठीक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। मैं लाइन वाइज आपको बताती हूँ। सबसे पहले डाइट है, स्लीप पैटर्न है, उसके अलावा अगर हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए मेडिसिन हैं। एक होता है हार्मोन डोपामिन, उसकी एक्सट्रीम जो कह लें आप एक्सप्रेशन होती है तो बच्चे के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, उसके लिए मेडिसिन होती हैं फिर उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक, इन बच्चों में इंसोम्निया भी हो सकता है, साथ में जनरेट हो सकता है, तो इसी तरह फिर बच्चों को मैनेज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ साइकियाट्रिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सही, विद द हेल्प ऑफ साइकियाट्रिस्ट, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इन्वायरमेंटली, इन्वायरमेंट के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे ADHD कॉज हो सकता है? इन्वायरमेंटल हो सकती है कि बच्चों को देख के ही एक चीज अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, अब बच्चे जो हैं स्क्रीनिंग उनकी एक्सट्रीम हो गई है। ठीक है, अब वो मोबाइल के साथ ही राइम्स हैं, अब राइम्स में और उनकी डाइट में सब चीजें इतनी एनर्जेटिक हो जाती हैं कि बच्चे स्क्रीम करते हैं। जब वो स्क्रीमिंग करते हैं, किसी को देख लिया कि स्क्रीम कर रहे हैं वो, तो वो खुद भी चीखेगा चिल्लाएगा उसी इंटेंसिटी के साथ। अब वो उसे पता चल गया कि मैं चीखूंगा तो सारे भाग जाएंगे, फिर यहाँ पे वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स को लर्न करता है। अटेंशन बिहेवियर जो आपके अंदर बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं, तो उसके साथ ये चीजें उसे पता चल जाता है कि मेरी डिजायरेबल कौन सी चीज है, मैंने किस तरह मनवानी है। ठीक है, तो वो उस एक रास्ते पे चल पड़ता है। ये अडेप्टिव भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि आप कह लें कि ये ADHD है। ऐसा भी हो सकता है कि उसने किसी का शल ले लिया हो, ठीक, किसी को देख के एक चीज है वो प्रिटेंड कर रहा हो बचपन में। ठीक, हाँ जी, अगर वो बाय बर्थ ADHD नहीं है तो वो ये सारे चांसेस हैं कि वो अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, या वो रिग्रेस हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा से जहां पे वो रिवर्स होगा, फिर उसकी मेंटल एज, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज, जो हमारी एज होती है कि हम कहते हैं कि 12 साल का बच्चा है, मेंटली भी 12 ईयर्स का, लेकिन अगर 12 साल का बच्चा है, मेंटली वो 6 ईयर्स का है, एज डिफरेंस आ गया। हाँ, अब ये 6 ईयर से 12 ईयर के बीच में जितने माइलस्टोन्स थे वो अचीव्ड नहीं है, या अचीव्ड है तो बच्चा रिवर्स कर गया है। हाँ। तो उस डिस्टेंस को हमने कवर करना है। बिल्कुल ठीक, उन पे हमने फिर स्टेप बाय स्टेप उन सिम्टम्स एंड साइंस के ऊपर काम करते हुए, हमने थेरेपीज के साथ हेल्प करते हुए उस पे हमने उस डिस्टेंस को कम करना है और कवर करना है। ठीक है, आपने अपनी इस पूरी जर्नी में कैसे केसेस देखे, ADHD के कितने केसेस देखे, इस पर हम डिटेल में आपसे बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद उस्ताद, बहुत खूबसूरत अंदाज। लैला जी, बताएं जरा कितना मुश्किल है डायग्नोसिस इसका? डायग्नोसिस इसका बहुत डिफिकल्ट है और चैलेंजेबल है। ओके, इसमें अगर एक भी पॉइंट पे हम लोग कोई पॉइंट मिस कर देते हैं तो केस कहाँ से कहाँ चला जाता है। ये काफी डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे प्रोफेशनल्स और एक्सपर्टीज हैं जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं ADHD के हवाले से, डायग्नोसिस के हवाले से, तो इसमें सबसे पहले जो है अटेंशन, और बच्चे का सिटिंग स्पैन नहीं होता। खड़ा रहता है, 1.5 साल लगा देता है बैठते बैठते, 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग सकते हैं, इट कुड बी एनी टाइम। ठीक है, तो इसके लिए अगर पेरेंट्स को पता चल गया है कि इसमें काफी प्रॉब्लम्स हैं तो वो जाते हैं पहले MBBS, हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, फिर वो लोग उन्हें, क्योंकि नॉर्मली किसी को ये नहीं पता कि हमने कौन सी डोमेन में जाना है, स्पेशल नीड्स क्या है, कौन लोग हैं जो ट्रीट करेंगे, साइकोलॉजिस्ट के जो एक्सपर्टीज है उनको हर कोई पर्सन इस तरह से नहीं जानता कि उसकी कितनी ज्यादा ब्रांचेज हैं साइकोलॉजी की। फिर वो जाते हैं, वो आगे रेफर करते हैं उनको साइकेट्रिस्ट के पास। ठीक, साइकेट्रिस्ट उनको देखते हैं, क्योंकि ADHD में सबसे पहले आपने साइकेट्रिस्ट के पास ही जाना है। ठीक, वो आपके जो बच्चा है या जो भी पेशेंट है उसको वो काम डाउन करेगा मेडिसिन के थ्रू। फिर आपको जब तक साइकेट्रिस्ट रेफर नहीं करता, ठीक, या कोई भी थेरेपिस्ट रेफर नहीं करता थेरेपीज की तरफ, तब तक वो नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चा आपको सुनेगा ही नहीं। आप बच्चे को किस तरह सुनाएंगे? आप बच्चा आता है, लेट्स सपोज एक रूम में एंटर होता है, आप उसके पीछे 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 भी भागेंगे, वो आपको सुन ही नहीं रहा, वो आपके एफर्ट्स भी जीरो, कोई उसमें क्वालिटेटिवली कोई काम नहीं हो सकता। तो मेडिसिन लेगा तो वो थोड़ा काम डाउन होगा, बैठेगा, देखेगा, कुछ समझेगा, आप उसको जो बात उसके अंदर डेवलप करना चाहते हैं उसके थ्रू फिर वो जा सकती है, क्योंकि एक पर्सन है जो वो काम डाउन आपको सुनेगा तो वो आप उसके अंदर कोई चीज इंसर्ट कर सकते हो, इंजेक्ट कर सकते हो। जब तक वो आप काम डाउन ही नहीं है, वो रोटेट है, तो आप उसको कभी भी सेटल डाउन नहीं हो सकती सिचुएशन। ठीक है, लैला आपने अपने इस पूरे करियर में अब तक कितने केसेस देखे हैं इसके और कितनी सिवियरिटी थी उनमें? अनकाउंटेबल, मैंने बहुत केसेस देखे हैं। ADHD में जो अगर मैं कंपेयर करूं इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान का,
तो मुल्तान में ADHD का जो है ज्यादा केसेस है एज कंपेयर ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम या कोई भी और ADD या डिफरेंट जो हमारे हैं। पेरेंट्स को इस हवाले से कितनी नॉलेज है? पेरेंट्स को पता चल जाता है, मदर जो हैं वो कर जाती हैं नोटिस के भाई इसके साथ कोई इशू है तो वो एफर्ट करती हैं। आज की जो मदर्स हैं वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं और पढ़ी लिखी और बहुत चीजों को समझने वाली, मेंटल हेल्थ के हवाले से काफी कॉन्शियस है जी। ठीक है, तो कभी ऐसी सिचुएशन सामने आई कि आपको पेरेंट्स को टैकल करना पड़ा हो, हैंडल करना पड़ा हो, समझाना पड़ा हो कि ये एक्चुअली है क्या, या मिसकंसेप्शंस कुछ सामने आए? हाँ जी, मिसकंसेप्शंस आए जब पेरेंट्स किसी एक्सपर्ट या प्रोफेशनल के पास नहीं पहुंच पाते तो वो गूगल या ये हमारी नेट सर्फिंग का जो है ना सहारा लेते हैं। वहां पे उन्हें कोई भी चीज नजर आ जाती है तो वो उसको वहां से लोकेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे साथ ही क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो पेरेंट्स के तो फर्स्ट यही होता है कि भाई बच्चे डायग्नोज हो ही ना, ठीक है, कि बस नॉर्मल कोई कह दे कि ये नॉर्मल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पेरेंट्स जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी चीजें बेहतर और पाइपलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगी, सेटल डाउन होंगी, मैनेजेबल होंगी। बच्चा जो है वो जितनी प्रॉब्लम्स को सफर कर रहा है वो उससे जल्दी निकलेगा, ये चीज है। ठीक है, इसको ट्रीट कैसे करेंगे? इसको ट्रीट करने के लिए देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया फार्माकोलॉजिकल जो हम मेडिसिन, ठीक है, उसके बाद आती है थेरेपीज में सबसे पहले हम जो है प्ले थेरेपीज, आर्ट थेरेपीज के थ्रू बच्चे को जो है सेटल डाउन करते हैं कि उसकी सिटिंग पोजीशंस की तरफ वो आ जाए, ठीक है, और आई कांटेक्ट हो और बात समझे, सोशलाइजेशन हो, कम्युनिकेशन हो, ठीक है, ताकि एक्सेप्टेंस हो। ऐसे बच्चे किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, वो आप उसको बात पकड़ेंगे वो चीखेगा, चिल्लाएगा, अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकता है और आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। कोई चीज भी डेंजरस हो सकती है, रूम में कोई भी चीज पड़ी हो वो किसी भी तरह से सामने आ सकती है, रिएक्ट करेंगे, हार्श रिएक्शन सामने बहुत ज्यादा। ठीक है, आपने बोला कि ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, ओवर इंटेलिजेंट, तो इसका क्या मतलब होगा? ओवर इंटेलिजेंट का ये मतलब है कि अगर वो देख रहे हैं कि गाड़ी पड़ी है, कोई कार है, कोई टॉय है, तो वो उसको जाके खोल देंगे, ओपन कर देंगे, क्योंकि उन्हें फिक्स नहीं करेंगे, उसे डीअटैच करेंगे, ठीक है। कोई चीज है उसे जाएंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व किया, फेंक दी। दूसरी चीज ये सेकंड्स में होता है, इसलिए जो प्रोफेशनल्स है वन स्टेप अहेड, मतलब उन्हें डेंजर का नहीं पता। अगर वो लेट्स सपोज यहाँ बैठा है, यहाँ से कभी भी नीचे गिर सकता है, ठीक है, वो कभी भी कोई जिद कर रहा है तो वो पीछे यूं करके पीछे कोई भी चीज आ सकती है, उसे हिट कर सकती है। हाँ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम इस तरह से बच्चों को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल रूटीन में घर वालों को, खासकर अगर आप माँ बाप की बात करते हैं, माँ की ड्यूटी अगर हम देख लें, किस तरीके से हैंडल करें वो डेली कॉमन लाइफ में? कॉमन लाइफ में ये है कि जो उसकी हाइपर एक्टिव अगर बच्चा है बहुत, तो कुछ बच्चे होते हैं ADHD में भी डिफरेंस है, एक माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। अभी हम सीवियर की बात कर रहे हैं, ठीक है, मॉडरेट भी इसी तरीके से कि बच्चे को हम कोई एक्टिविटी है, 2 बास्केट्स लें, जो बिल्कुल बेसिक मैं बता रही हूँ आपको, रोटेटिंग चीजें बच्चों को बहुत ज्यादा फैसिनेट करती हैं, ठीक है, और वो भी साथ साथ घूम रहे हैं, लाइटिंग, मतलब देख हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा किस हद तक जाएगा, ठीक है, जहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशंस का लेवल एंड होता है वहां से इनका स्टार्ट होता है। और इनके लिए ये 2 बास्केट्स लें, एक को फिल करें आप बॉल के साथ और दूसरी को आप एम्प्टी रखें, काफी डिफरेंस के साथ। उसके साथ बच्चे के साथ इंगेज रहना है आपने, उसको पकड़ते हुए फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट कहते हैं इसको, हेल्प करते हुए फुल फिजिकली, जैसे बच्चों को हम पकड़ते हैं दोनों तरीके से और पकड़ के भागे हम उस बास्केट की तरफ एक बॉल उठा के जो एम्प्टी है उसमें डालें, फिर वापस आए साथ में। इस तरह से आपने मतलब ये एक बॉल प्ले गेम है बास्केट्स के थ्रू, ठीक है, यानी ये आप नॉर्मल लाइफ में रूटीन नॉर्मल लाइफ में कर सकते हैं, बिल्कुल। और जैसे आजकल तो बहुत इजी हो गई है लाइफ, बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं, जैसे स्लाइड्स वगैरह हैं बच्चों की, जो कि आप इंडोर एक्टिविटीज, एक प्लेग्राउंड टाइप रूम को सेट कर सकते हैं बच्चे के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इफ दिस इज नॉट सिवियर, अगर ये माइल्ड है या मॉडरेट है, तो बच्चे इंटरेक्ट करते हैं? इंटरेक्ट नहीं करते, इंटरेक्ट नहीं करते, हाँ, बिल्कुल नहीं करते। किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होती, एब्सेंट, लैक ऑफ, लाइक अगर वो राइम्स भी सुन रहे हैं,
कोई पोइम भी सुन रहे हैं तो वो खुद से कभी, जब आप पूछेंगे तब नहीं बताएंगे आपको, जब आप बोलेंगे कि ये बोलो, ये करो, वो करो, नहीं करेंगे। अगर आप देखेंगे कि कहीं से भी साइलेंट आई, आप साइलेंटली देखते हो बच्चा खुद से पोइम भी पढ़ रहा है, आप कहते हैं कि इसमें स्पीच नहीं है, बच्चे में स्पीच डिले है या बोलता ही नहीं है, लेकिन वो मम्मा पापा कह रहा है अकेले में, ठीक, किसी भी चीज की आवाज निकाल रहा है, जैसे आजकल जैसे डायनासोर्स और डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं, पूरा पैक मिलता है उसका, तो वो उसको खुद से लगे हुए हैं। अगर कोई उसके साथ, बच्चे के साथ इंडल्ज हो, बहुत इनकी बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं, रिस्ट्रिक्ट होती हैं इनकी बाउंड्रीज, तो हर कोई पर्सन उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, हार्डली 2 to 3 पीपल होंगे उनके अराउंड जो उनसे कांटेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके टेस्ट के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूंगा। और बहुत खूबसूरत अंदाज, कैसा लगा लैला? बहुत खूबसूरत। लैला बहुत गौर से, बहुत शौक से सुन रही थी। मुझे ये वैसे ही बहुत पसंद है गाना। वैसे लैला को शेरो शायरी और म्यूजिक का शौक पसंद है, बहुत पसंद है। चले, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे बच्चों में इस अनोइंग से बिहेवियर की। इसको हम अनोइंग वैसे कह सकते हैं, क्रैंकी सा एटीट्यूड, ऑब्वियसली, मतलब एक अनोइंग, एग्रेसिव, चीखना, चिल्लाना, रोना, चीजें तोड़ना, लड़ना और हर नेगेटिव बिहेवियर हैबिट बच्चे के अंदर डेवलप होती है और बिहेव करता वो। ठीक है, वैसे बज़ाहिर बड़ा आसान होता है ये कहना कि बहुत अनोइंग बिहेवियर है बच्चे का, बहुत क्रैंकी है या बहुत मूडी है, बट सिचुएशन को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ऑब्वियसली हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये तो उनको मालूम है जो एक्चुअली डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। पेरेंट्स से उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उन्हें अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी, अपने फ्रेंड्स का सर्कल, अपना जो है सोशल सर्कल अपना उनको चेंज करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन और किड। ठीक है, क्रैंकी और मूडी एटीट्यूड की बात करते हैं, तो आपने बोला था कि स्पेशल नीड्स, ये स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं। हाँ जी। तो बाज़ औक़ात या मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली कि माएँ डिनायल में रहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, और ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, एग्जैक्टली, और मैं ही क्यों इसमें। कुछ जो होती हैं मदर्स, वो गिव अप कर देती हैं टोटली, और कुछ हैं जो चाहती हैं आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करती हैं कि नहीं, मैं अपने बच्चे के साथ खड़ी हूँ। बिल्कुल 2% कह लें आप के जो रेशियो है जो कि गिव अप कर जाते हैं, छोड़कर चले जाती हैं मदर्स, या एक पेरेंट जो है वो चला जाता है, गिव अप कर देता है। वो मदर भी हो सकती हैं, फादर भी हो सकते हैं, लेकिन फादर ज्यादा रेशियो में है एज कम्पेयर मदर्स। और लेकिन ये है कि मदर्स डिनाइल में आती हैं, उनको पहले उन्हें काउंसिल करना पड़ता है, ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट करेंगी तो फिर ही उस बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी तब तक नहीं होता। और उसी स्कूल में एडमिशन दिलवाना जहाँ पर सब नॉर्मल बच्चे जाते हैं, हाँ जी, तो दिस इज मोर चैलेंजिंग, नहीं? ये ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन इसी चीज से देखें आज हमारी सोसाइटी में इस पे बहुत काम हो रहा है, और माशाल्लाह बहुत प्रोडक्टिविटी की तरफ ये चीज गई है कि जो पेरेंट्स चाहते थे कि हमारे बच्चे, क्योंकि इन्हें हम एबनॉर्मल कैटेगराइज नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये आते हैं स्पेशल नीड्स में, इनके लिए स्पेशल टर्म, इन्हें एबनॉर्मल कहेंगे, इनके साथ जस्टिस नहीं है, बिल्कुल जाती है। हाँ, क्योंकि वो फिजिकली हर लिहाज से ठीक है, नॉर्मल है, बस उन्हें एक मेंटली जो उन्हें एक असिस्टेंसी चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वो उन्हें प्रोवाइड की जाती है। तो जैसे स्ट्रक्चरल स्कूल का होता है, स्ट्रक्चर फुल 8 to 2 या जो भी टाइमिंग्स है, इसी तरह बच्चों की भी टाइमिंग्स के लिए स्ट्रक्चरल एक ही रूफ, अंडर वन रूफ, इनके जो है डिफरेंट अम्ब्रेला थेरेपीज हैं। ठीक है, हाँ जी। आपने स्टेजेस और टाइप्स का जिक्र किया, माइल्ड, मॉडरेट एंड स्वेयर। माइल्ड में क्या सिचुएशन होगी? माइल्ड में होती है कि बच्चा एडजस्टेबल है, जैसे स्वेयर में 2 years लग सकते हैं एक टास्क को या माइलस्टोन को अचीव करने में किसी भी, तो मॉडरेट में उससे कम अर्सा लगेगा कि मैनेजेबल होता है, और माइल्ड में मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप थेरेपीज की तरफ आ जाते हैं। आपने पहले बात की थी कि आप टेस्ट के बारे में पूछेंगे, तो मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि हार्मोनल चेक एंड बैलेंस के लिए होते हैं, जिसमें हम डायग्नोज करते हैं कि डोपामिन का लेवल है, या कोई भी जो है स्टीरियोटाइप इसका कोई भी लेवल है हार्मोनल, वो बैलेंस्ड है या नहीं है। सही। ठीक है, अगर इम्बैलेंस है तो वो किस हद तक है,
ठीक है, वो वहां से डायग्नोज होता है। दूसरा MRI होती है बच्चों की। MRI में 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं फंक्शनल और एक होता है स्ट्रक्चरल। बिल्कुल ठीक है। अब जो फंक्शनल, पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है। MRI जब चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं कि कोई, जैसे नॉर्मल पर्सन का जो साइज होता है, जो ब्रेन साइज है वो, और जो स्पेशल नीड्स हैं उनके ब्रेन साइज में डिफरेंस है, या कोई इंजरी की वजह से, या कोई प्रॉब्लम्स कोई भी हो सकती हैं। और इसके बाद देखते हैं हम उसकी फंक्शनैलिटी, कि ये कितना ज्यादा रिस्पॉन्डिंग है, कमांड फॉलोइंग है, या जिस तरह भी उसके अंदर कैटेगरीज हैं। लैला, एज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप क्या समझती हैं कि हमें अपना क्या किरदार अदा करना होगा? मुझे ये लगता है कि जितने भी मैं सिर्फ इसी हवाले से बात करना चाहूंगी कि जितने भी लोग हैं इस चीज से सफर कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपसे हेल्प लें। एग्जैक्टली। उनको नहीं पता तो यू मस्ट गो ओवर देयर। ठीक है, आप उनकी हेल्प करें, उन्हें बताएं कि आपको कहाँ जाना है, आप खुद उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज के लिए चार्ज करें। आप में थोड़ी सी ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए। तो आप अगर जिसमें ये चीज नहीं है वो इस फील्ड में आगे चल ही नहीं सकता। बिल्कुल। ठीक है, एहसास नहीं है। आप किसी को भी जिच नहीं करें इसमें। आप अपने, कुछ लोग होते हैं कि फैमिली में होते हैं, किसी को कोई ऐसा है, तो कुछ लोग होते हैं वो अगर प्रोफेशनल्स हैं तो वो अपने प्रोफेशनलिज्म का मतलब उसी में एक रहें। ये नहीं है कि आप उनको पर्सनली कोई भी ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करें, उनके लिए पर्सनल नहीं होना चाहिए किसी के लिए। ठीक है लैला, एक्सप्रेसिव ना होना आप क्या समझती हैं कि कितना मुश्किल रहता है? एक्सप्रेसिव ना होना ज्यादा मुश्किल होता है। अगर अगर हम पेरेंट्स की बात करें, अगर पेरेंट आपको बिल्कुल ये बता रहे हैं कि इसका से ये मसला है, आपको बॉदर कर रहे हैं तो आप आए हैं, लेकिन किस लेवल पे कर रहे हैं ये आपको शो करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ताकि हम उसका कोई ऐसा ना हो कि अब उस बच्चे को तो ADHD है, उसके पीछे आपको डिप्रेशन हो जाए। बिल्कुल। उसके पीछे आपको एंजाइटी अटैक्स आना स्टार्ट हो जाए, या किसी और तरफ आप चले जाएं, या पेरेंट्स हैं वो ड्रग एडिक्ट हो जाए, बीइंग अ फादर। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें देखना पड़ता है। कोई एक फैक्टर इसमें नहीं आता, हमें हर चीज प्लान करनी पड़ती है असेसमेंट्स के बाद। बच्चे को किस तरह लेकर चलना है, पेरेंट्स ने घर में कैसे करना है, बच्चा कर भी रहा है या नहीं कर रहा, फिर बाकायदा उसकी वीडियोस बनाई जाती हैं, सर्कुलेट होती हैं, देखा जाता है। फिर हर थेरेपिस्ट के ऊपर साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट के ऊपर फिर हेड साइकोलॉजिस्ट होता है, उसके ऊपर फिर मैनेजर होता है, और जो फिर उसके बाद जो डायरेक्टर्स होते हैं, दे ऑल आर डूइंग सेम थिंग्स। बिल्कुल ठीक, वन स्टेप अहेड। ठीक है, अभी आपने बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स द फादर हु गिव्स अप, तो आप क्या कहेंगी कि फादर क्यों? फादर इसलिए क्योंकि उनने, मुझे लगता है जो हमारा एक सोसाइटी का प्रेशर है, एक्सेप्ट नहीं करते हम किसी के लिए ना एक आसान रास्ता बनाने की वजह उसको डिफिकल्ट कर देते हैं। तो पेरेंट्स डरते हैं कि भाई हमें लेबल ना कर दें कि इसका बच्चा तो एबनॉर्मल है, क्योंकि कहते हैं फिर पेरेंट्स में तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से ब्लेमिंग स्टार्ट हो जाती है। जब ब्लेमिंग स्टार्ट होती है तो चीजें किसी और तरीके से चलती हैं। और फादर यहाँ पे फिर क्योंकि ऑप्शंस हैं मेल को, क्योंकि वो मोर डोमिनेंट इन आवर सोसाइटी, सो दे आर डूइंग मैरिजेस, और he can go for second marriage or third marriage, और there are lot of things जो कि वो करते हैं। बिल्कुल ठीक। इस टाइम पे ये इतना क्रिटिकल टाइम होता है कि यहाँ पे कुछ लोगों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती हैं, अगर अंडरस्टैंडिंग भी है, डाइवोर्स केसेस यहाँ पर सामने आते हैं, यहाँ पे जाके मोर केसेस, मतलब एक चीज जो अफेक्ट कर रही है हमारी सोसाइटी को, इससे फिर फैमिली टू फैमिली चेन एक इतनी बड़ी बन जाती है, आप सोच भी नहीं सकते। हमें लगता है कि सिर्फ पेरेंट्स हो रहे होंगे डिस्टर्ब, नो, सिबलिंग्स हो रहे हैं, पूरी फैमिली। ठीक है, थैंक यू सो मच लैला, आप आई और आपने बहुत सारी चीजें शेयर की। थैंक यू सो मच। इसके हवाले से मुझे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। थैंक यू सो